नमस्कार फिजियोज वैलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 36 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी फिजियोथेरेपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोरेसिक काइफोसिस इंक्रीज प्राइमरली ड्यू टू वीकनेस ऑफ which muscles? So A, erector spinae, B, abdominal muscles, C, intercostals, D, serratus anterior. So answer here is, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी थोरेसिक काइफोसिस क्या है। काइफोसिस आपकी क्या है? डिफॉर्मिटी है। और डिफॉर्मिटी ये कहाँ की है? ये है आपकी स्पाइन डिफॉर्मिटी, ठीक है, काइफोटिक कर्वेचर। तो काइफोसिस में जो थोरेसिक जो स्पाइन है उसकी क्या हो जाती है? कन्वेक्सिटी हो जाती है। कन्वेक्सिटी इंक्रीज। सो ये जो कन्वेक्सिटी है इंक्रीज हो जाती है, तो वो कौन सी मसल से की वीकनेस से डिफॉर्मिटी बनती है, काइफोसिस डिफॉर्मिटी होती है? वो होती है आपकी पोस्टीरियर बैक मसल्स, और वो मसल है आपकी इरेक्टर स्पाइनी, ठीक है, इरेक्टर स्पाइनी। और या फिर यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं आप एक्सटेंसर मसल्स, बैक एक्सटेंसर्स मसल्स। सो आंसर हियर इज इरेक्टर स्पाइनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द पेल्विक एंटीरियर टिल्ट इज इंक्रीज बाय टाइट। सो आपका जो पेशेंट का जो पेल्विक एंटीरियर टिल्ट है वो कौन सी मसल की टाइट की वजह से इंक्रीज हो जाता है? ए, हैमस्ट्रिंग, बी, ग्लूटियस मैक्सिमस, सी, इलियोसास, डी, एब्डोमिनल मसल। सो आंसर हियर इज, पहले समझ लेते हैं कि पेल्विक एंटीरियर टिल्ट कि जो आपकी पेल्विस है वो उसकी टिल्टिंग हो जाती है एंटीरियर, मीन्स आगे की ओर। तो वो किस मसल की टाइटनिंग की वजह से होगी? वो होगी आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स। फर्स्ट जो मसल होगी वो आपकी हिप फ्लेक्सर मसल टाइटनिंग की वजह, ठीक है। और यहाँ पर जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं वो है आपकी में सी, इलियोसास मसल। अगर इलियोसास नहीं आता है फिर आएगा आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, और ग्लूटियस मैक्सिमस भी नहीं आता है तो थर्ड पे आएगा आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन नॉर्मल पोस्चर बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू ए, मसल्स, बी, लिगामेंट्स, सी, बोन एंड जॉइंट्स, डी, स्किन एंड फेशिया। सो डी आंसर इज नॉट, ligament no, muscles no, bone and joint is the correct answer in this questions. Next है question number 4, which posture leads to increase disc pressure in lumbar spine? So वो कौन सा पोस्चर है जिसमें डिस्क प्रेशर लंबर स्पाइन पर जो डिस्क का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है? ए, न्यूट्रल पोस्चर नो, बी, स्लज सिटिंग, सी, इरेक्ट स्टैंडिंग, डी, सुपाइन लेइंग। सो आंसर हेयर इज बी, स्लज्ड सीटिंग मीन्स इस तरीके से बैठना। कई बार आपने पीपल्स को ऐसे बैठे हुए देखा होगा। स्लज सीटिंग, सोफे पर जैसे बैठते हैं ना, ऐसे अपनी भाषा में बताऊं तो मैं जैसे कि पसर के नहीं बैठते हैं, उसको बोलते हैं स्लज सीटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच मसल हेल्प प्रिवेंट फॉरवर्ड हेड पोस्चर? वो कौन सी मसल है जो प्रिवेंट करती है फॉरवर्ड हेड पोस्चर? अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मसल की वीकनेस की वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। वो होता है आपका अपर ट्रेपीजियस मसल की वजह से फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। तो अब इसको
पोस्चर को आप प्रिवेंट कैसे कौन सी मसल से करेंगे? ए स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, बी अपर ट्रेपेजियस, सी डीप नेक फ्लेक्सर एंड डी लिवेटर स्कैपुलाई. सो आंसर हेयर इज डीप नेक फ्लेक्सर. सो डीप नेक फ्लेक्सर जो मसल्स हैं इनसे हम प्रिवेंट करेंगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर. और वो कौन कौन सी मसल्स हैं? लोंगस कोलाई एंड लोंगस कैपेटाइटिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ए काइफोसिस, बी लोडोसिस, सी रिब हम्प एंड डी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी. सो एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट. सो आंसर हेयर इज सी रिब हम्प. और ये रिब हम्प आपको किस में दिखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी में. ओके, तो स्कोलियोसिस डिफॉर्म जो ये रिब हम्प है ये आपको लास्ट डिग्री पर 40 डिग्री टू 50 डिग्री पर आपको ये कर्वेचर डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. रिब हम्प इन स्कोलियोसिस अकर्स ड्यू टू. रिब हम्प स्कोलियोसिस ये किसके कारण होता है? ए वर्टिबल फ्लेक्शन, बी वर्टिबल एक्सटेंशन, सी वर्टिबल रोटेशन, डी डिस्क प्रोलैप्स. सो आंसर हेयर इज ए वर्टिबल फ्लेक्शन. स्पाइन की फ्लेक्शन की वजह से स्कोलियोसिस में रिब हम्प आपको देखने को मिलेगा, हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Progression of scoliosis is most likely during A adulthood, B old age, C growth spurt and D pregnancy. So question number 8 में progression of scoliosis is most likely during A adult, B old age, C growth spur, D pregnancy. So answer here is growth spur. ठीक है, और यहाँ पे आप एडोलसेंस भी, एडोलसेंस की स्टेज पे आपको स्कोलियोसिस की प्रोग्रेशन देखने को सबसे ज़्यादा मिलेगी. मोस्ट प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस मोस्ट लाइकली ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर इन एडोलसेंस स्टेज या फेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. विच साइन इंडिकेट रशिंग स्कोलियोसिस? ठीक है, ए डिक्रीज पेन, बी इंक्रीज रिब हम्प, सी इंक्रीज कॉब्स एंगल, डी इम्प्रूव पोस्चर. सो आंसर हेयर इज बी इंक्रीज रिब हम्प. ठीक है, सो सबसे रशिंग जो कंडीशन है स्कोलियोसिस की वो है जब पेशेंट के रिब हम्प बनने लग जाता है, वही साइन है इंडिकेटर रशिंग स्कोलियोसिस का. और अगर रिब हम्प नहीं आता है सो आप यहाँ पे ये रिब हम्प अगर नहीं दिया जाता है ऑप्शन में तो इंक्रीज कॉब्स एंगल भी आप क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. सर्जिकल करेक्शन ऑफ स्कोलियोसिस इज यूजली कंसिडर व्हेन कॉब्स एंगल एक्सीड A 20 डिग्री, B 30 डिग्री, C 40 डिग्री, D 50 डिग्री. सो आंसर हेयर इज अबव 40 डिग्री ऑफ कॉब्स एंगल यूज टू सर्जिकल करेक्शन ऑफ स्कोलियोसिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. प्राइमरी गोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्कोलियोसिस इज टू A cure the deformity, B prevent progression, C increase height, D eliminate rotation. So प्राइमरी जो गोल होगा फिजियोथेरेपी स्कोलियोसिस का वो होगा प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. स्टेप लिफ्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर पेशेंट विद ए नी अर्थराइटिस, बी hip flexion restriction, C low back pain and D ankle instability. So answer here is C low back pain. Next question number 13. In step lift which foot is placed forward? A dominant foot, B non dominant foot, C any foot, D both feet
together. So answer here is non-dominant foot is placed forward in step lift में. Why? जो weaker foot होता है ना उसको हम forward first place करेंगे, forward place करेंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो वीकर फुट है ये हमें आपको बता देगा, पेशेंट को ऐसे फील करा देगा बैलेंस, ठीक है. पहले ही ये क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा, और बैलेंस के बाद फिर वो जो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा डोमिनेंट फुट का. और डोमिनेंट फुट यहाँ पे क्या वर्क करेगा, डोमिनेंट फुट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. स्टेप लिफ्ट टेक्निक इज मेनली रिकमेंडेड फॉर ए वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, बी स्मॉल एंड लाइट ऑब्जेक्ट, सी ऑब्जेक्ट लिफ्टेड फ्रॉम फ्लोर level, D object lifted above shoulder level. So answer here is object lifted from floor level. Next question number 15. Stoop lift mainly involve A knee flexion, stoop lift, B hip flexion with trunk bending, C ankle dorsiflexion, D squatting fully. So answer here is B stoop lift mainly, ठीक है. देखो one is step lift and other is stoop lift. तो जो stoop lift है वो mainly involve hip flexion with trunk bending, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. प्राइमरी मसल्स यूज ड्यूरिंग स्टेप लिफ्ट आर. स्टेप लिफ्ट में प्राइमरी मसल्स कौन सी यूज होती है, ए इरेक्टर स्पाइनी ओनली, बी क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, सी एब्डोमिनल मसल्स एंड डी हैमस्ट्रिंग. सो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि देखो सबसे पहले जो नॉन डोमिनेंट फुट होगा वो क्या करेगा, वो बैलेंस क्रिएट करेगा, ठीक है. बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाएगा. तो और बैलेंस कौन सी बॉडी बना मसल्स करती है, नी जॉइंट पर क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस. सो आंसर हेयर इज क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूटियस मैक्सिमस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. ड्यूरिंग स्टूप लिफ्ट ट्रंक एक्ट एज ए फर्स्ट क्लास लेवर, बी सेकंड क्लास लेवर, सी थर्ड क्लास लेवर, डी नो लेवर, ठीक है. तो स्टूप लिफ्ट ड्यूरिंग, स्टूप लिफ्ट के टाइम पर जो ट्रंक एक्ट करेगा वो आपका करेगा फर्स्ट क्लास लेवर. नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास लेवर, जो पेल्विस होगा वो आपका क्या होगा, फल्क्रम. और जो बैक मसल होंगी, बैक मसल आपका करेगी एफर्ट वर्क एंड देन लोड. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. बेस्ट लिफ्टिंग टेक्निक फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स इज ए स्टूप लिफ्ट, बी स्टेप लिफ्ट, सी वन हैंड लिफ्ट, डी ट्विस्टिंग लिफ्ट. सो आंसर हेयर इज step lift. Step lift is the best technique for heavy objects. Next है question number 19. Which lifting technique involve asymmetrical stance? A squat lift, B stoop lift, C step lift and D dead lift. So answer here is step lift. Next है question number 20. Total number of phases in normal gait cycle. A 6, B 7, C 8, D 9. देखो टोटल नंबर ऑफ फेज इन नॉर्मल गेट साइकिल में 2 फेजेस हैं आपके. एक है 60% जो है वो है आपका स्टांस फेज, विच फेज, स्टांस फेज, एंड 40% फेज इज अ स्विंग फेज. एंड स्टान फेज की सब फेज जो हैं वो हैं आपकी 5 एंड स्विंग फेज सब फेज है आपकी 3. सो 5 + 3 8. सो आंसर हेयर इज 8.
अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।